आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेटा संचालित इवैल्यूएशन करने वाले हैं। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नज़रिए से हम पाई नेटवर्क के वादों और बाजार की असली हकीकत के बीच के अंतर को समझेंगे। एक समय था जब इसे महज एक मोबाइल माइनिंग प्रोजेक्ट माना जाता था, राइट? लेकिन अब ये एक पूरी तरह से प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन में बदल रहा है। ये कोई छोटा-मोटा तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि इसके बहुत गहरे आर्थिक मायने हैं। तो आइए, बिना किसी देरी के इस पूरे इकोसिस्टम का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह दिखेगा। सबसे पहले प्रोटोकॉल 22 कैटलिस्ट, फिर एआई का बाकी कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला, उसके बाद प्रोटोकॉल 23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर नो कोड यूटिलिटी ड्राइवर्स और अंत में वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, प्रोटोकॉल्स 22 कैटलिस्ट, जो मई 2026 में हुआ एक बड़ा अपग्रेड था। 1 मई 2026 को पाई नेटवर्क ने अपना प्रोटोकॉल 22 अपग्रेड सफलतापूर्वक पूरा किया। अब इसका मतलब क्या था? इस अपग्रेड ने 4 लाख से भी ज्यादा एक्टिव नोड्स पर ब्लॉकचेन की स्टेबिलिटी और नोड सिंक्रोनाइजेशन में जबरदस्त सुधार किया, और इसका सीधा असर मार्केट पर दिखा। कुछ ही घंटों में टोकन का प्राइस 17 सेंट से उछलकर 20 सेंट्स तक पहुंच गया। देखा जाए तो ये रिकवरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ये एक बहुत ही क्रूशियल और सिंबॉलिक जंप था, जिसने इन्वेस्टर्स के भरोसे को रातों रात बढ़ा दिया। इस उछाल के पीछे के सॉलिड फंडामेंटल्स को समझने के लिए जरा इन नंबर्स पे गौर कीजिए। मियामी के कंसेंसस 2026 इवेंट में फाउंडर्स डॉक्टर चैंगडियाओ फैन और निकोलस कोकालिस ने जो आंकड़े पेश किए, वो सच में हैरान करने वाले थे। 6 करोड़ टोटल यूजर्स और 1 करोड़ 80 लाख केवाईसी वेरीफाइड मेंबर्स। किसी भी ब्लॉकचेन के लिए ये बेस बहुत विशाल है। इसके अलावा 10 लाख एक्टिव वैलिडेटर्स और इकोसिस्टम को खड़ा करने में लगे 52 करोड़ 60 लाख वॉलंटियर घंटे। इसे अगर हम इस तरह देखें तो ये सिर्फ एक टेक नेटवर्क नहीं रहा, बल्कि एक जीता जागता इंसानी नेटवर्क बन चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, एआई बनाम प्रतिस्पर्धी, जहां हम इसकी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी यानी संस्थागत साख को परखेंगे। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि पाई नेटवर्क खुद को मार्केट के स्थापित दिग्गजों के सामने कैसे पोजीशन कर रहा है। एक तरफ हमारे पास इथीरियम और वर्ल्ड कॉइन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरी तरफ पाई नेटवर्क का एक बिल्कुल अलग अप्रोच है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड एआई कंप्यूटिंग और प्राइवेसी को सुरक्षित रखने वाले केवाईसी सिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। एआई के इस दौर में जहां बॉट्स और फेक अकाउंट्स की बाढ़ आई हुई है, ये अप्रोच सच में एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। यही यूनिक मॉडल पाई को बड़े संस्थानों के बीच एक अलग पहचान दिला रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के पीछे का विजन क्या है? डॉक्टर चेंगडियाओ फैन का ये कोड बिल्कुल सटीक बैठता है। उनका साफ कहना है कि फोकस स्पेक्यूलेशन यानी सट्टेबाजी पर नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटी पर है। जब कोई प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेडिंग एसेट होने के बजाय असल जिंदगी में इस्तेमाल होने लगता है, तो उसका इकोनॉमिक इवैल्यूएशन पूरी तरह बदल जाता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक क्लियर मैसेज है कि लॉन्ग टर्म वैल्यू टोकन के असली इस्तेमाल से आएगी। चलिए अब नजर डालते हैं तीसरे अहम पड़ाव पर, प्रोटोकॉल 23 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और लेयर 1 की तरफ इसका पिवट। लेयर 1 ब्लॉकचेन आखिर होता क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक बेस नेटवर्क है जो किसी दूसरे नेटवर्क पर निर्भर रहे बिना अपने ट्रांजैक्शन खुद वैलिडेट और एग्जीक्यूट करता है। एक मोबाइल ऐप से निकलकर पूरी तरह से स्वतंत्र प्रोग्रामेबल बेस लेयर इकोसिस्टम में तब्दील होना, ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसका सीधा मतलब है कि पाई नेटवर्क अब डेवलपर्स के लिए एक प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह काम करेगा। और ये सब मुमकिन होगा 11 से 15 मई के बीच एक्टिवेट होने वाले बहुप्रतीक्षित प्रोटोकॉल 23 के जरिए। ये अपग्रेड अपने साथ क्या-क्या ला रहा है? डीफाई एप्लीकेशंस, कम फीस वाले एनएफटी मार्केटप्लेस, गेमिंग के लिए टोकनाइज्ड एसेट्स और क्रॉस चेन ब्रिज। जरा सोचिए, ये वो वास्तविक टूल्स हैं जो डेवलपर्स को अपनी तरफ खींचेंगे। जब डेवलपर्स आएंगे तो वो नए ऐप्स बनाएंगे, और इसी से भविष्य में टोकन की असली डिमांड और यूटिलिटी पैदा होगी। हमारा चौथा पॉइंट है नो कोड यूटिलिटी ड्राइवर्स, जो इस इकोसिस्टम को तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं। इकोसिस्टम को और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए पाई का नो कोड डेस्कटॉप ऐप स्टूडियो एक बेहतरीन कदम है। देखिए, जब तकनीकी बाधाएं कम होती हैं तो इनोवेशन आसमान छूने लगता है। अब फिनटेक स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स को पाई पर कुछ बनाने के लिए हैवी प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है।
ये आसान टूल सीधे तौर पर रियल वर्ल्ड में टोकन की डिमांड को बूस्ट करेगा, क्योंकि अब कोई भी आसानी से इस नेटवर्क पर अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकता है। अब आते हैं पांचवें और शायद एक एनालिस्ट के नज़रिए से सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, वॉलेटिलिटी और रेगुलेटरी रिस्क, क्योंकि मार्केट की असली हकीकत जानना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटोकॉल 22 की सफलताओं के बावजूद हमें एक निष्पक्ष नजरिए से बेरिश इंडिकेटर्स को भी देखना होगा। 7 मई के आंकड़ों के अनुसार ये टोकन अभी भी काफी वॉलेटाइल बना हुआ है। इसमें 2.8% की गिरावट देखी गई और ये लगभग 18 सेंट्स के आसपास ट्रेड कर रहा था। सच कहूं तो लिक्विडिटी की चुनौतियां अभी भी नेटवर्क के लिए एक बड़ी सिरदर्द हैं, जो इसके प्राइस एक्शन पर लगातार दबाव बना रही हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि इस वक्त हम किस दौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ हमारे पास मजबूत मार्केट कैटलिस्ट्स हैं, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, एआई इंटीग्रेशन और ऐप स्टूडियो, लेकिन दूसरी तरफ डाउनसाइड रिस्क भी उतने ही असली हैं, जैसे लिक्विडिटी की कमी और दुनिया भर में छाई रेगुलेटरी अनिश्चितता। एक स्मार्ट इवैल्यूएशन के लिए हमें इन दोनों ही पलड़ों को ध्यान में रखना होगा। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? हम इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ खड़े हैं। क्या डेवलपर्स द्वारा इस नए इकोसिस्टम को अपनाया जाना इन रेगुलेटरी रिस्क्स और मार्केट की अस्थिरता से ज़्यादा ताकतवर साबित होगा? जैसे जैसे पाई नेटवर्क प्रोटोकॉल 23 के साथ पूरी तरह से प्रोग्रामेबल होने की दिशा में बढ़ रहा है, ये आने वाले कुछ हफ्ते इसके ग्लोबल क्रिप्टो भविष्य को तय कर देंगे। इस पूरी जर्नी को ट्रैक करना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।